करण उसे देखकर हंसते हुए बोला, बुद्धू लड़की, ठीक है चलो हम एक बार फिर से पेड़ सरकाने की कोशिश करते हैं। सच? क्या तुम हंसना बंद नहीं कर सकते हो? इस वक्त तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। संजना ये कहते हुए पेड़ की एक टहनी उठाने लगी और गड्ढे के पास की मिट्टी खोदने लगी। वो बोली, अगर मैं यहाँ की मिट्टी हटा दूं तो पेड़ को सरकाना आसान हो जाएगा। जल्दी ही मिट्टी ढीली होने से वहाँ गड्ढा बन गया था। संजना ने खुश होकर करण को देखा, और इस बार हम पेड़ को जरूर सरका पाएंगे। पहले गिरने से उसकी हथेलियां छिल चुकी थी और अब उन्हीं हाथों से मिट्टी खोदने की वजह से उसकी हथेलियों से खून बहने लगा था। जब करण ने देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने संजना की हथेलियों को अपने हाथों में लेकर देखा और पूछा, तुम्हें चोट लगी है क्या? दर्द सहन करते हुए संजना ने इनकार करते हुए कहा, मैं पहले गिर गई थी, उससे लगी है। मैं ठीक हूँ, यकीन करो। करण ने उसके हाथों को पकड़ लिया। बुद्धू, मैंने कितनी बार कहा है कि सामने देखकर चला करो। तुम्हारे बैग में फर्स्ट एड किट होगा, उससे अपनी चोट साफ कर लो। इसकी अभी जरूरत नहीं है, पहले हम पेड़ हटा लेते हैं, संजना ने कहा और पेड़ के दाईं तरफ जाकर खड़ी हो गई और पेड़ खींचने की कोशिश करने लगी। संजना ने कहा, तुम बाहर आकर मेरी चोट पर दवाई लगा देना, ठीक है? करण ने संजना की तरफ देखा। भले ही वो इस वक्त बहुत मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन फिर भी उसे संजना का प्यार और चिंता देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसको वो दिन याद आने लगे जब वो पानी में डूब रहा था। उसकी सांस भी रुकने वाली थी और तब वहां संजना उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। और अपने बुलंद हौसलों के साथ उसने एक बार फिर उसकी जिंदगी को रोशन कर दिया था। वो याद बहुत खूबसूरत थी। दोनों मिलकर पेड़ सरकाने की कोशिश करने लगे। संजना के मिट्टी खोदने की वजह से इस बार पेड़ सरक गया। संजना खुशी से उछल पड़ी, पेड़ हट गया, पेड़ हट गया। करण बोला, ये बात अपना सीना फुलाकर गर्व से बोलो, ठीक है? करण ने मुंह बनाकर कहा, अभी भी तुम में उतनी ताकत नहीं है। संजना उसे घूरती हुई बोली, अगर तुमने एक बार और मेरा मजाक उड़ाया तो मैं वापस चली जाऊंगी। करण फौरन मान गया और बोला, ये तो और अच्छा है, जल्दी से जाओ वापस और किसी को मेरी मदद के लिए बुलाकर लेकर आओ। मैं वापस जाकर किसी को भी मदद के लिए नहीं भेजने वाली। संजना ने करण को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम यहीं फंसे रहना और मैं तुम्हारी जगह किसी हैंडसम लड़के को ढूंढ लूंगी और तुम्हें बहुत जलाऊंगी, ठीक है? करण उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि संजना जोश में आकर पेड़ को काफी अच्छे से सरका रही है। करण बोला, थोड़ा और दाईं तरफ, 1 2 धक्का दो। संजना उसके निर्देशों का पालन करते हुए दाईं तरफ से अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ को सरकाने की कोशिश करने लगी और धीरे धीरे पेड़ काफी आगे तक सरक गया। वैसे तो पूरी तरह से हटा नहीं था, लेकिन उसके सरकाने से इतनी जगह बन गई थी कि करण आराम से बाहर निकल सकता था। संजना ने करण को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन करण ने उसे साइड में हटने के लिए कहा और वो पेड़ की एक डाल का सहारा लेकर बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकलकर ठोस जमीन पर बैठा तो संजना फौरन उसके गले से लिपट गई। उसे गले लगाकर वो अपने दिल का डर दूर करना चाहती थी। वो बोली, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। करण ने भी उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। सच में तो ये घटना उसके लिए बहुत मामूली थी, क्योंकि वो आर्मी में इससे भी ज्यादा खतरनाक मिशनों पर गया था। यही वजह थी कि वो लैंडस्लाइड देखकर घबराया नहीं था, लेकिन वो जानता था कि संजना कितनी डर गई होगी। संजना को वहां देखकर उसकी चिंता दोगुनी हो गई थी। वो मर सकता था, या अगर उसके सामने किसी और को कुछ हो जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो संजना को तकलीफ में नहीं देख सकता था। अगर संजना को उसके सामने कुछ हो जाता जैसे ड्राइवर को हुआ था, इसीलिए वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। वैसे भी प्रकृति के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता है। संजना को बेहतर देखकर करण ने हंसते हुए कहा, क्या अब हम ठीक है? संजना करण से दूर हो गई और उसे नर्म आवाज में पूछने लगी, करण, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? डर? इसीलिए तो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। करण ने प्यार से संजना की नाक पर पिंच करते हुए कहा। अचानक उसकी आवाज गुस्से से भर गई और वो उसे डांटते हुए बोला, तुमने पहले क्या कहा था? मुझे यहाँ छोड़कर नीचे नया बॉयफ्रेंड ढूंढोगी? अच्छा, तो अब जाओ, बदला लेने की सोच रहे हो मुझसे? संजना ने फौरन करण को धक्का दिया और घबरा कर बोली, मैंने ये कब कहा? तुमने गलत सुना होगा। अच्छा, तो अब अपनी बात से मुकर गई तुम? मैं ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। करण ने संजना का हाथ पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। संजना करण के सीने पर सर रखकर प्यार से बोली, मैं कह रही थी ना करण। नहीं मेरे प्यारे करण, मेरा मतलब था कि मुझे बस तुम ही पसंद हो। करण ने उसकी बात सुनकर उसे किस कर लिया। किस करके करण मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे मुंह में मिट्टी भरी पड़ी है। संजना कंफ्यूज होकर बोली,
किसके मुंह में मिट्टी भरी है? तुम्हारे मुंह में मिट्टी होगी, क्योंकि तुमने मुझे किस किया है। बहुत गंदे हो। संजना खड़ी होकर बोली, ठीक है चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, जल्दी करो। करण बिल्कुल नहीं हिला। ऐसा नहीं था कि वो उठना नहीं चाहता था, लेकिन घायल होने की वजह से वो उठ नहीं सकता था। उसके पैर की हड्डी में बहुत तेज दर्द हो रहा था। शायद वो टूट गई होगी, लेकिन वो लोग इस जगह और नहीं रुक सकते थे। करण ने संजना से कहा, मुझे फर्स्ट एड किट निकाल कर दो। संजना बोली, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी हथेली थोड़ी सी छिली है, बस हम वापस जाकर पट्टी कर लेंगे। संजना को लगा कि शायद करण उसकी चोट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो गया कि करण कुछ ठीक नहीं है। उसने पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? करण के चेहरे से पता चल रहा था कि वो दर्द में है। चोट नहीं, शायद मेरा पैर टूट गया है। वैसे तो उसने नॉर्मल आवाज में कहा, लेकिन संजना जानती थी कि वो दर्द में है। संजना ने बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? वो फौरन नीचे बैठ गई और करण का पैर देखने लगी, जो पूरी तरह से सूजा हुआ था। साफ दिख रहा था कि उसको फ्रैक्चर हुआ है। संजना ने उसकी चोट पर पट्टी करी और गुस्सा होकर बोली, तुम मुझे बुद्धू कहते हो ना? लेकिन बुद्धू तो तुम हो। जब मैंने पूछा था कि तुम्हें चोट लगी है या नहीं, तुमने मुझे मना कर दिया था। देखो अब ये पैर कितना सूज गया है। इसे चोट नहीं कहते। वो अभी भी परेशान नहीं दिख रहा था। उसने फर्स्ट एड किट लेकर संजना की चोट पर दवा लगाई। संजना बोली, तुम्हारा पैर ठीक नहीं दिख रहा है और पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता चलने के लिए बहुत मुश्किल है। संजना ने अपना बैग करण को पकड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें पीठ पर उठाकर लेकर चलूंगी। मेरे में बहुत ताकत है। वैसे तो करण काफी हट्टा कट्टा था, लेकिन संजना को लग रहा था कि वो उसे उठा सकती है। करण ने मना करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। भला दुबली पतली संजना उसको अपने पीठ पर कैसे उठाएगी? लेकिन संजना जिद करती हुई बोली, मैं सच में उठा सकती हूँ। करण मुस्कुराकर बोला, ठीक है मुझे उठा लो, लेकिन हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं। क्यों? करण को उठाकर नीचे ले जाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन ऊपर? हमें ऊपर की तरफ जाने की अपेक्षा नीचे की तरफ ज्यादा वक्त लगेगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो फिर से लैंडस्लाइड होना शुरू हो गई तो हमारे बचने के चांसेस 80% है, और अगर नीचे गए तो 40%। करण ने उसे शांति से समझाया। करण की बात समझकर संजना ने हामी भर दी। ठीक है हम ऊपर चलेंगे फिर। संजना करण को सहारा देने लगी। संजना ऐसे स्विमर नहीं बनी थी। उसमें सच में करण को पीठ पर उठाने की ताकत थी, क्योंकि स्विमर्स को तैरने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही करण संजना के ऊपर चढ़ा, संजना का बैलेंस बिगड़ गया। संजना ने बहुत मुश्किल से अपने खुद को बैलेंस किया। करण फिर जोर से हंसने लगा। फिर संजना के कानों में बोला, तो तुम मुझे उठा सकती हो? संजना दांत पींचते हुए बोली, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही संजना करण को पीठ पर उठाकर 2 कदम चली, वो वापस गिरने लगी। करण ने एक पैर पर खड़े होकर संजना को संभाला और बोला, कोई बात नहीं, मुझे एक पेड़ की टहनी लाकर दो और मुझे हाथ से सहारा देकर चलने में मदद करो। संजना के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने वैसा ही किया जैसा करण ने कहा था। दोनों काफी वक्त तक साथ में चलते रहे और संजना पूरे दिन भर की बातें उसे बताती रही। जब वो एक जगह पहुंचे, वहाँ की जमीन काफी मजबूत थी, तो करण रुक गया। अभी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी जमीन काफी गीली थी और हवा भी काफी ठंडी चल रही थी। उसकी आग जलाने के लिए संजना ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करवाई। पहाड़ों पर रात बहुत ठंडी हो जाती है और पूरी रात आग के बिना गुजारना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा आग की मदद से बचाव कर्मी भी उन्हें आसानी से ढूंढ सकते थे। संजना करण के कंधे पर सर रखकर बैठ गई और अपना फोन हिलाते हुए सिग्नल ढूंढने लगी। करण ने संजना से कहा, चिंता मत करो, तुमने जनरल ग्रोवर को कॉल कर दिया था ना, इसीलिए उन्होंने जरूर तुम्हारे पास किसी को भेजा होगा, और जब तुम वहां पर उन्हें नहीं मिलोगी तो वो जरूर तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे। संजना ने अपना फोन वापस रख लिया और करण को देखने लगी। मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुरा वक्त बीत चुका है। जिस पल उसने करण को ढूंढना शुरू किया था, उसके बीच बस तूफान का असर बचा था। कम से कम उसके लिए तो वही था। करण ने उससे पूछा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहते हुए किसी बात की चिंता नहीं होती तो फिर तुमने उस दिन ये क्यों पूछा था कि क्या हम एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं? संजना ये सुनकर चौंक गई। उसने मुंह बनाकर कहा, तो इसका मतलब तुम उस रात जाग रहे थे और तुमने मेरी बात सुन ली थी, तो फिर तुमने सोने की एक्टिंग क्यों की? करण मुश्किल में पड़ गया था कि इस बात का क्या जवाब दे। उसे कैसे कहता कि उसे डर था कि कहीं वो फिर से ये सोचकर ब्रेकअप की बात ना करे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे।
संजना ने उसके गले में बाहें डालकर उसे किस कर लिया। करण भी उसे किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को देर तक किस करते रहे। संजना ने अपनी आंखें बंद की और उसके सीने पर सर रखकर बोली, बहुत अच्छा किया। अचानक संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, करण, क्या तुम जानते हो कि मैंने 2 सालों तक तुमसे कितनी नफरत की थी? करण की आंखें रहस्यमयी थी। उसने नरमी से जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। संजना बोली, क्या तुम इसकी वजह जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। करण अभी भी बिल्कुल शांति से बात कर रहा था। अचानक संजना ने उसके सीने पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। दोनों रोना भी चाहते थे और हंसना भी। फिर संजना करण के सीने से लगकर बोली, तो फिर अगर तुम सब जानते थे तो फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, करण ने मुस्कुराकर कहा। उन दोनों का रिश्ता पहले की तरह मजबूत था। उसे भला इससे ज्यादा और क्या चाहिए था? नहीं, इसकी जरूरत थी, संजना बोली। जब मैंने तुम्हें पहली बार बास्केटबॉल ग्राउंड में पेड़ के नीचे खड़े देखा था तो मुझे तुम तभी से अच्छे लगने लगे थे। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम करण ग्रोवर हो। लाइब्रेरी में भी मैंने सोचा कि अगर तुम मेरा प्रपोजल स्वीकार करोगे तो मैं रोशनी से बदला लेना भूल जाऊंगी और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी खुशी से बिता दूंगी। मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी और तुमको पटाना कितना मुश्किल था। मैं एक लड़की थी और मुझे शर्म भी तो आ रही थी, लेकिन मुझ पर रोशनी से बदला लेने का जुनून सवार था। इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज करने की हिम्मत दिखाई थी। इस वक्त करण के मन में बहुत मिली जुली सी भावनाएं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। संजना अपनी बात जारी रखते हुए बोली, जब से हम साथ हैं तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार कि मैं भूल गई थी कि मैं किस मकसद से तुम्हारी जिंदगी में आई थी। लेकिन बाद में तुमने अचानक से ब्रेकअप कर लिया और मुझे ये भी याद नहीं था कि नशे की हालत में मैंने क्या कहा था। मैं जानती हूँ कि हमारा ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ था, लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम्हें उस वक्त मुझ पर गुस्सा नहीं आया? नहीं, करण ने मना करते हुए कहा। अगर तुमने मुझसे नफरत भी की थी तो मैं तुम्हें दोष भी नहीं देती। भले ही मैंने तुम्हें ब्रेकअप करने का जिम्मेदार समझकर तुमसे नफरत की और तुम्हें कोसा, लेकिन मुझे तुमसे मिलने का कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा बहुत खुशी से जिया था। संजना को लग रहा था जैसे बोलते हुए उसका गला भर आएगा और वो खांसने भी लगी। करण चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि संजना काफी देर से चुप थी तो उसने उसे कसकर गले से लगा लिया। उन दोनों के शरीर पहले काफी ठंडे थे, लेकिन अब वो गर्म होने लगे थे। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि संजना का शरीर उसकी तुलना में बहुत गर्म है। उसने संजना का माथा छुआ। करण को फौरन उसकी चिंता होने लगी। वो बोला, तुम्हें बुखार है? संजना ये सुनकर चौंक पड़ी और अपने सर पर हाथ रखकर चेक करती हुई बोली, नहीं, मुझे बुखार नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसे बुखार का नाम लेने की क्या जरूरत थी? अब उसकी बात सुनकर संजना को बुखार की गर्माहट महसूस होने लगी थी। संजना बोली, मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मैं उस दिन तुम्हारी जान बचाने के बाद तुम्हें अपनी बहन के पास छोड़कर कंपटीशन के लिए नहीं गई होती और तुम होश में आने के बाद सबसे पहले मुझे देखते, तो क्या तब भी तुम्हारे दादा हम दोनों की शादी तय करते? क्या तुम मेरे साथ भी वैसे ही बर्ताव करते जैसे तुम रोशनी के साथ करते थे? बिल्कुल नहीं, करण ने तुरंत जवाब दिया। जब मैं पहली बार उससे मिला था तो मुझे महसूस हो गया था कि रोशनी वो लड़की नहीं थी जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुमने तो मुझे देखा भी नहीं था। संजना का चेहरा लाल होता जा रहा था, जैसे वो बुखार से तप रही हो। मैंने भले ही तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन महसूस जरूर किया था, करण ने प्यार से संजना के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहसास जागने लगे थे। तो फिर तुमने मुझे अपने पीछे इतना क्यों दौड़ाया? संजना ने नाराज होकर कहा। करण बोला, क्योंकि मैं उस वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। संजना इस बात का जवाब जानती थी। उस वक्त रोशनी उसकी मंगेतर थी। करण को लगता था कि जब उसकी मंगेतर है तो फिर किसी और लड़की से प्यार करने का उसे कोई हक नहीं है। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर आगे बोला, मैं ये मानता हूँ कि इसमें मेरी भी गलती थी और इसीलिए मैं अपने दादा की बात मानकर रोशनी से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए उसके स्कूल गया था। इत्तेफाक से मैंने उसे तुम्हारी बहन को टॉर्चर करते हुए देख लिया था। उसी पल मुझे पता चल गया था कि मैं ऐसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुमने मेरी बहन को टॉर्चर होते देखा था? संजना ये सुनकर शॉक में थी। उसने गुस्से में आकर करण को धक्का दे दिया और बोली, फिर तुमने मेरी बहन को बचाया क्यों नहीं? कम से कम पुलिस को तो फोन कर देते। तुम जानते हो ना कि कैंपस वायलेंस कानूनी जुर्म है।
संजना को वो वक्त याद आने लगा जब उसकी बहन इस टॉर्चर के सदमे से गुजर रही थी और संजना को खुद से नफरत होने लगी थी कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं महसूस की। करण माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं उस स्कूल का नहीं था। अगर मैं तुम्हारी बहन की मदद करता तो शायद मेरे जाने के बाद वो लोग उसके साथ और बुरा करते। करण की आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद वो बोला, मैंने उस वक्त पुलिस को इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि उस वक्त मैं यही समझता था कि रोशनी ने मेरी जान बचाई थी और मुझे उसकी असलियत भी नहीं मालूम थी और ना ही मुझे पता था कि वो किस वजह से तुम्हारी बहन को टॉर्चर कर रही थी। संजना बहुत दुखी थी। क्या उसके हिसाब से करण ने सही किया था? नहीं, अगर कोई और होता तो शायद अलग बात होती, लेकिन करण क्यों? करण ने गुस्से से कहा, तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ कोई गलत है तो मैं हूँ। अगर संजना ने उसकी जान ना बचाई होती तो उसके परिवार को ये सब ना सहना पड़ता। करण ने उसे सीने से लगा लिया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर तुमने उस दिन मेरी जान नहीं बचाई होती तो तुम्हारी बहन रोशनी से कभी ना मिलती और ना ही रोशनी ये सच छिपाने के लिए तुम्हारे परिवार के साथ बुरा। संजना ने फौरन उसकी बात काट दी। ऐसा मत कहो करण। उसकी आवाज बहुत भावुक थी। तुमने उस दिन मुझसे मदद नहीं मांगी थी और ना ही मुझे तुम्हें बचाने का दुख या पछतावा है। मैं तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती हूँ, लेकिन जब तुमने कहा कि तुमने मेरी बहन को टॉर्चर होते देखा लेकिन उसे बचाया नहीं तो मुझे दुख हुआ। मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में होने वाली ऐसी घटनाएं आपको तोड़ कर रख देती है। संजना ये कहकर रोने लगी। करण ने प्यार से उसके माथे को छूमा और बोला, लेकिन अगर तुम मेरा दिल भी तोड़ देती तो भी मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ भी सहने को तैयार था। संजना मुंह बनाकर बोली, लेकिन दिल तो मेरा भी टूटा था ना। कई बार किस्मत क्या खेल खेलती है, कोई नहीं जानता। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आज करण के साथ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। पहाड़ पर बहुत तेज हवा चल रही थी। उनके आगे आग जलाने के बावजूद भी काफी ठंड थी। संजना को चक्कर आ रहे थे और उसकी आंखें भी भारी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि उसे बुखार नहीं है, बस थकान हो रही थी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो सुबह से बारिश में भीग रही थी और इसी हालत में वो पहाड़ पर करण को ढूंढने भी आई थी। वैसे तो उसने रेनकोट पहना था, लेकिन बारिश का पानी बहुत ठंडा था। जब उसने देखा कि करण भी सुबह से इतनी ठंड और बारिश में कीचड़ के गड्ढे में फंसा हुआ था, तो वो भी इतनी ठंड तो सह सकती थी ना। और आखिर वो एक एथलीट थी और उसमें करण से ज्यादा ताकत होनी चाहिए। उसने जल्दी अपनी भावनाओं को काबू कर लिया। संजना बोली, तुम गिल्टी फील मत करो और मुझे मनाने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में यही सच चल रहा है तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो मेरे साथ प्यार की वजह से नहीं बल्कि गिल्ट की वजह से रहना चाहे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे तलाक देकर अपनी सारी जायदाद मुझे दे दो। करण ने कंफ्यूज होकर कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ गिल्ट की वजह से हूँ? क्या तुम्हें मैं ऐसा आदमी लगता हूँ? संजना बोली, पता नहीं, लेकिन कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। फिर उसने करण की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। कई बार मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। कभी मुझे तुम बहुत पास आते हुए दिखते हो तो कभी बहुत दूर नजर आते हो और कई बार मुझे तुम दिखाई नहीं देते हो और मैं बीच मझधार में खड़ी रहती हूँ, जिससे पता नहीं होता कि वो आगे कदम बढ़ाना चाहती है या वापस लेकर जाना चाहती है। उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो कितनी उलझन में थी। उसने पूछा, तुम्हें समझ आ रहा है ना कि मैं किस दुविधा में हूँ? हाँ, मैं समझता हूँ, करण ने उसका माथा चूमते हुए कहा। उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। करण बोला, तुम्हें सच में बुखार हो रहा है? संजना बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद थोड़ा थकी हुई हूँ और यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा है। करण, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? नहीं। करण ने ये कहकर उसे सीने से चिपका लिया और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उसने संजना के माथे को चूमा जो बहुत गर्म होता जा रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थी और वो कुछ बुदबुदा रही थी कि उसे ठंड लग रही है। उसकी बहन के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में, और ये भी कि पहले उसने कैसे सोच लिया था कि वो उसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने उसके एक्सीडेंट की खबर सुनी, उसे लगा जैसे उसकी जान निकल गई हो। जब करण ने उसकी चिंताओं के बारे में सुना तो उसका दिल संजना के लिए दर्द से तड़प उठा। वो शायद तेज बुखार की वजह से होश में नहीं थी। वो खुद को बेहोश होने से रोकने के लिए लगातार बुदबुदाए जा रही थी। करण ने उसे कहा, अब कुछ मत बोलो, बस ठीक है, आराम कर लो। कोई ना कोई हमें ढूंढता हुआ यहाँ आता होगा।
तुम सो जाओगी तो बेहतर महसूस करोगी। मैं बीमार नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, संजना अपनी आंखें बंद करती हुई बोली। लेकिन वो जिस स्थिति में वहां पर थे वो आराम कैसे कर सकती थी? वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जागने की कोशिश कर रही थी। उसने करण से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। करण ने आगे बढ़कर संजना को किस कर लिया। वो भी उसे किस करने लगी। इसके साथ जैसे करण ने उसका चेहरा देखा वो दंग रह गया। बुखार से उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसका बुखार अचानक से इतना कैसे बढ़ गया? एक दिन पहले भी जब वो दोनों साथ में थे तो संजना बहुत स्ट्रेस में थी, कहीं इस वजह से तो नहीं? और वैसे भी वो लोग इस वक्त जिस मुश्किल में थे वो ठीक से आराम कैसे कर पाती? करण का दिल जोर से धड़कने लगा था। वो बोला, मिष्टी? वैसे तो संजना का बुखार बहुत तेज था, लेकिन फिर भी वो करण के लिए नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं यही हूँ। करण ने फर्स्ट एड किट निकाला जो संजना के पास था और उसमें बुखार की दवा ढूंढने लगा। उसमें बुखार की कोई दवा नहीं थी। उसने एक एंटीबायोटिक ली और संजना के मुंह में डाल दी। संजना मुंह बनाकर बोली, बहुत कड़वी है। संजना उसी वक्त दवा थूकना चाहती थी, लेकिन करण ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वापस बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और इसके साथ ही पहाड़ क्रैक होने की आवाजें भी आने लगी। जमीन भी हिल रही थी और मिट्टी भी धंसना शुरू हो गई थी। करण ने संजना की तरफ देखा और उसने मन ही मन जनरल ग्रोवर की सर्च पार्टी को कोसा, जो उनको ढूंढने में इतना वक्त लगा रहे थे। इतना वक्त बीतने के बाद भी कोई हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया था? उसने जो शर्ट पहनी हुई थी उसने वो शर्ट उतारकर संजना को ओढ़ा दी, लेकिन इससे भी संजना भीगने से बच नहीं पा रही थी और उस पर और भी बारिश की छींटे गिर रहे थे। संजना अपनी पूरी ताकत लगाकर उठकर बैठने की कोशिश की और बोली, फिर से बारिश शुरू हो गई। फिर उसने करण को शर्ट वापस करते हुए कहा, जल्दी से इसे पहन लो। नहीं, करण ने शर्ट नहीं पहनी और वापस उसे संजना को ओढ़ा दी और उसे अपने सीने से चिपका कर बैठ गया। वो बोला, मेरी बाहों में रहो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। बिल्कुल, ठंड कैसे लगेगी? तुमने सारी ठंड खुद के लिए ब्लॉक कर ली है। वैसे मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। संजना ने झुककर करण के पैर को देखा जो सूजा हुआ था, लेकिन उसकी सूजन और नहीं बढ़ी थी। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा। सब तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था और लगता था जैसे कहीं से भी जंगली जानवर निकल कर आ सकते हैं। वो बोली, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है जैसे ये जगह अभी टूटने वाली है। हमें और ऊपर जाना चाहिए। ये कहकर संजना खड़ी होने की कोशिश करने लगी। फिर वो करण को मुस्कुरा कर देखने लगी। अचानक उसके सामने अंधेरा छाने लगा और आखिर में बस करण की चीख सुनाई थी, संजना। जब संजना की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। वो काफी देर तक सोती रही और अच्छा भी था। उसे एक बार भी सपना नहीं आया। जब से उसकी बहन खोई थी ये पहली बार था जब वो बिना कोई सपना देखे चैन की नींद सोई थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो बिल्कुल होश में नहीं थी और उसके आसपास बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। रुको, अचानक उसे याद आया कि करण के साथ पहाड़ी पर वो फंसी हुई थी, तो इसका मतलब वो सो नहीं रही थी, वो बेहोश हो गई थी। उस दिन मौसम काफी अच्छा था और खिड़की से धूप भी आ रही थी। अगर वो लोग खतरे से बाहर आ गए थे तो फिर इस वक्त करण कहाँ है? तभी उसके वार्ड का दरवाजा खुला और मिसेस नीना ग्रोवर अंदर आई। उन्हें देखकर संजना ने चैन की सांस ली। उसकी तरह करण भी बिल्कुल सुरक्षित होगा। जब मिसेस ग्रोवर ने संजना को होश में देखा तो वो मुस्कुराकर उसके पास आई। अच्छा हो मिष्टी कि तुम्हें होश आ गया। उन्होंने उसके पास आकर सबसे पहले नर्स को बुलाने के लिए बटन प्रेस किया। जल्दी एक डॉक्टर अंदर आया और उसने संजना का बुखार चेक किया। बुखार बिल्कुल उतर गया था। मिसेस ग्रोवर ने ये सुनकर राहत की सांस ली। डॉक्टर ने संजना से कहा, तुम्हारा बुखार उतर गया है, तुम कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर तुम्हें दवा खाने की भी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर के जाने के बाद संजना बोली, थैंक यू मम्मी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको मेरी देखभाल के लिए आना पड़ा। मिसेस ग्रोवर बोली, तुम दोनों साथ में बीमार हुए थे। अगर मैं तुम दोनों का ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर और कौन रखेगा? उन्होंने संजना की बैठने में मदद की। जो कुछ भी हुआ था उससे वो और भी ज्यादा डरी हुई थी। मिसेस ग्रोवर ने पूछा, तुम जानती हो कि तुम लोग कितने खतरे में थे? खतरा? संजना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी तरह के खतरे में नहीं थे। रुको, वो जरूर करण की बात कर रही होगी, है ना? संजना ने घबरा कर पूछा, करण कैसा है? क्या वो ठीक है? वो अभी कहाँ है? मिसेस ग्रोवर बोली, चिंता मत करो, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे काफी गहरी चोटें आई है, खासतौर पर उसके पैर पर। लेकिन तुम्हारी हालत उससे भी ज्यादा बुरी थी,
तुम्हारा बुखार 105 डिग्री से बढ़ रहा था। अगर तुम्हें वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लाते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था और तुम्हारा ब्रेन डैमेज भी हो सकता था। संजना बोली, लेकिन उसके पैर की चोट इतनी गहरी तो नहीं लगी थी। संजना को याद आया कि उसने उसका पैर चेक किया था और दिखने में ज्यादा खराब नहीं लग रहा था, लेकिन उसे याद आया था कि बेहोश होने के पहले उसने करण की चीख सुनी थी। उसने संजना से कहा था, मिष्टी नहीं, वो उस वक्त बहुत घबरा गया होगा। कहीं वो अपनी चोट को नजरअंदाज करके उसे गोद में उठाकर चला तो नहीं गया था। और मिसेस ग्रोवर की बात सुनकर ये साबित हो गया था कि वो सही सोच रही थी। उस वक्त करण बहुत घबरा गया था। उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था और उसकी लाख कोशिशों के बावजूद संजना को होश नहीं आ रहा था। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी। वो इतना डर गया था कि उसने अपनी चोट की परवाह नहीं की और ना ही उसने किसी सर्च पार्टी के आने का इंतजार किया। वो अकेला उसे गोद में उठाकर पहाड़ से नीचे उतर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि उसे संजना को गोद में उठाकर ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ा था और वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंच गया था। अगर हेलीकॉप्टर को आने में जरा और वक्त लगता तो करण उसे उठाकर थोड़ा और दूर पैदल चलता तो शायद उसे जिंदगी भर लंगड़ा कर चलना पड़ता। मिसेस नीना ने संजना का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, उसका इलाज हो गया है, बस वो 1 महीने तक चल नहीं पाएगा। संजना मन ही मन करण पर गुस्सा हो रही थी। वहाँ इतना खतरा था और उसे सिर्फ बुखार ही तो हुआ था। वो थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था क्या? वो जानता था कि उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने वाले हैं, तो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता, लेकिन नहीं, उसे गोद में उठाकर अपनी पैर की चोट और बढ़ानी थी। संजना ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ है? मिसेस ग्रोवर बोली, तुम्हारे वार्ड के अगले कमरे में। तुम्हारा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब डॉक्टर ने उसकी चोट पर मरहम पट्टी कर दी थी तो इतने दिनों से सारी रात तुम्हारे पास ही बैठा रहता था। संजना हैरान होकर बोली, सारी रात? क्या वो घायल नहीं था? मिसेस ग्रोवर गहरी सांस भरकर बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। उसे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं उसे डॉक्टर को दिखाने का बहाना करके यहाँ से लेकर गई थी और उसके पानी में नींद की गोलियां मिला दी। जब वो अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाया तब जाके अपने वार्ड में गया है। वो थोड़ी देर पहले ही सोया है। क्या तुम उसे देखना चाहती हो? नहीं, संजना ने मना करते हुए कहा। उसका दिल बहुत दुखी था। वो बोली, उसे थोड़ा आराम करने देते हैं, मैं वहां जाकर उसे जगाना नहीं चाहती। ठीक है, फिर तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो और तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी। संजना मुस्कुराकर बोली, थैंक यू मामी। खाना खाने के बाद संजना को नींद आने लगी। शायद उसके शरीर में अभी भी बहुत कमजोरी थी और दवा का भी असर हो सकता था, इसीलिए वो वापस सो गई। उसे नींद में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया हो। उसे फिर से गर्माहट महसूस होने लगी थी। जब उसे सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। तभी उसे होठों पर किसी ने हल्के से चूमा और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो। आंखें खोलने पर उसे अपने सामने एक हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। इससे पहले कि वो अपनी आंखें ठीक से खोल पाती, करण ने वापस उसे चूम लिया और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। संजना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें चोट लगी है ना, बदमाशी मत करो। उसे धक्का देकर वो उठकर बैठ गई और करण का पैर चेक करने लगी। चोट गहरी लगती है, कहीं तुम लंगड़े तो नहीं हो जाओगे? तुम्हें अपना ध्यान ठीक से रखना चाहिए। अगर तुम लंगड़े हो गए तो फिर मैं तुम्हें पक्का छोड़ दूंगी। करण ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया था और धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ोगी और मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा पाऊंगा? ये शैतान लड़की उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत रखती है। हाँ, जब भी वो उसके साथ प्यार से पेश आता है तो ये लड़की हाथ से निकल जाती है। तुम लंगड़े हो, संजना उसे जबान चिढ़ाती हुई बोली। अच्छा, तो किसी को मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है। करण ने थोड़ी ताकत लगाकर संजना को अपनी गोद में खींच लिया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? संजना समझ गई थी कि करण का इरादा क्या है। वो घबरा कर बोली, तुम्हें अभी चोट लगी है। अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मुझे चोट भी लगी है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें फिर भी सबक सिखा सकता हूँ। करण ने उसे उकसाते हुए कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोशिश करके देख लो। क्या कोशिश करूँ? तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे पहाड़ पर मौका नहीं मिला तो मैं यहाँ तो कोशिश कर ही सकता हूँ ना? करण ने संजना के गालों पर प्यार से पिंच करते हुए कहा।